हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और आज हम लोग ब्रोनिस्ला कैस्पर मालिनोव्स्की जो कि 26 थिंकर्स का हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मालिनोव्स्की के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक डिटेल्ड ब्रीफ इनके बारे में समझने वाले हैं कि आखिर में मालिनोव्स्की कौन थे और इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है समाजशास्त्र में। इनसे इम्पॉर्टेंट जुड़े हुए क्या क्या फैक्ट्स हैं उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप लोगों को मालिनोव्स्की के बारे में डिटेल में समझना है, एक एक उनके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कवर किया है इग्नू सीरीज़ में, तो आप लोग अगर चाहिए तो आप लोग वहाँ से जाके लेक्चर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मालिनोव्स्की को डिटेल में हम लोग पूरी इग्नू में किस तरीके से मालिनोव्स्की को समझाया गया है वहाँ पे हम लोगों ने इग्नू सीरीज़ में डिस्कस किया है, तो आप लोग चाहिए तो वहाँ से आप लोग जाके सुन सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मालिनोव्स्की से जुड़े हुए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को ब्रोनिस्ला कैस्पर मालिनोव्स्की की इमेज दिख रही है, ये मालिनोव्स्की हैं। और ब्रोनिस्ला कैस्पर मालिनोव्स्की एक भौतिक शास्त्री व गणित शास्त्री थे। इनका जन्म पोलैंड के क्रेको शहर में 7 अप्रैल 1884 को हुआ था। वे पापुआ न्यू गिनी के अध्ययन के लिए 1914 में ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण उन्हें ट्रॉबियन द्वीप भेज दिया गया था। इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझा है कि आखिर में क्या रीज़न था, और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट वहाँ पे इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसलिए उसने वहाँ पे ट्रॉबियन आइलैंड भेज दिया कि आप जाके वहाँ पे अपनी स्टडी क्या करना है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ट्रॉबियन द्वीप चले जाते हैं और वहाँ पे ये लगभग 2-2.5 सालों तक रहते हैं। पहली बार फिर वो जाते हैं अमेरिका वापस, फिर आते हैं, फिर वहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से इनका ट्रॉबियन द्वीप पे काफ़ी अध्ययन रहा। मालिनोव्स्की प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रॉबियन का सहभागी अवलोकन विधि से अध्ययन किया था। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है। ये भी कहा जाता है कि सहभागी अवलोकन की शुरुआत ही किसने की थी, तो मालिनोव्स्की ने की थी। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि जो मानव शास्त्र है इसके ये फादर भी माने जाते हैं। तो सामाजिक मानव शास्त्र के अगर पिता कौन है, फाउंडर कौन है, तो ये मालिनोव्स्की हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी जो थीसिस थी उसका टॉपिक था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ थॉट। ये 1908 में इन्होंने प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एग्ज़ाम में समटाइम्स पूछ देगा कि इन्होंने जो थीसिस लिखी थी उसका क्या नाम था, या थीसिस का टॉपिक क्या था। तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ थॉट ये टॉपिक था। अमेरिका के न्यू हेवन शहर में 16 मई 1942 में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो ये अमेरिका के न्यू हेवन शहर में 1942 में इनका देहांत हो जाता है। अब ये तो एक ब्रीफ डिस्कशन था इनकी लाइफ हिस्ट्री को लेके कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी डेथ कब हुई थी, और इन्होंने जो मेन काम किया है वो है ट्रॉबियन आइलैंड्स पे। हालांकि इन्होंने अफ्रीका में भी काम किया है, साउथ अफ्रीका के कुछ एरिया से वहाँ पे भी इन्होंने अपना अध्ययन किया था। यहाँ पे अब हम लोग इनकी कुछ बुक्स देख लेते हैं इनके। तो मालिनोव्स्की के द्वारा लिखा गया है, आप लोग इसे चाहिए तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहिए तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। द फैमिली एमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स अ सोशियोलॉजिकल स्टडी। ये 1913 में प्रकाशित हुआ था। 1922 में आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक एन अकाउंट ऑफ नेटिव इंटरप्राइज एंड एडवेंचर इन द आर्कीपेलागोस ऑफ मेलनेशियन न्यू गिनी। तो ये आप लोग इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
1926 में मिथ इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी, 1926 में ही क्राइम एंड कस्टम्स इन सेवेज सोसाइटी। आप लोग यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे कि सेवेज सोसाइटी पे चूँकि इन्होंने काम किया था, तो सेवेज सोसाइटी से रिलेटेड इनका कई सारी बुक्स है, जैसे कि क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी है। फिर 1927 में लिखते हैं सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी। ई हिल्स के साथ इन्होंने 1929 में लिखा है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलानेशिया। तो ये जो कुछ टर्म्स होते हैं ये याद करने की ज़रूरत होती है कि मेलानेशिया में भी इनका अध्ययन रहा है। तो नॉर्थ वेस्टर्न मेलानेशिया पे इन्होंने जो सेवेज सोसाइटी होती है या सेवेजर्स थे उनकी सेक्सुअल लाइफ कैसी थी उस पर भी इन्होंने बुक लिखी है। एक यहाँ पे इसको डिटेल में देखें तो इन्होंने एन एथनोग्राफिक अकाउंट ऑफ कोर्टशिप, मैरिज एंड फैमिली लाइफ अमंग द नेटिव्स ऑफ द ट्रोवियन आइलैंड्स। तो इसके बारे में आखिर में इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं ये आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि ये एक एथनोग्राफिक अध्ययन है, और जो कि यहाँ पे मैरिज है, फैमिली लाइफ कैसी होती है उनकी, तो इन सभी के बारे में इस बुक में लिखा गया है। ई आर्लीच और जी बेरी के साथ इन्होंने कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये बुक किसकी है। ये मेलिनोस्की की बुक है और ये बुक 1935 में प्रकाशित हुई थी। 1944 में अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। 1947 में फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, 1946 में ये पीएम कैबरी के द्वारा एडिटेड की गई है, जबकि ये मेलिनोस्की के द्वारा लिखी गई है द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज एंड इंक्वायरी इनटू रेस रिलेशंस इन अफ्रीका। तो यहाँ पे आप लोगों को इससे पता चल रहा है कि ये अफ्रीका में भी स्टडी किए थे। 1948 में इनकी बुक आती है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज। तो यहाँ पे आप लोगों को सिमिलर बुक दिखेगी, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज और मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज। सेक्स, कल्चर एंड मिथ 1962 में प्रकाशित हुई है। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई है, जो इनके कलेक्शंस थे, इन्होंने जो भी नोट्स किए थे तो उन्हीं सारे नोट्स को कंपाइल करके एक साथ इकट्ठा करके और ये बुक्स लिखी गई हैं। 1967 में अ डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1993 में आरजे थॉर्नटन और पी सेल्निक के द्वारा एडिटेड किया गया है द अर्ली राइटिंग्स। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स हैं मेलिनोस्की की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाते हैं, जैसे कि ये पहली बुक है द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिन्स, उसके बाद से आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, मिथ इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, सेक्स एंड डिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलानेशिया। वहीं पे आप लोग इनकी बुक देख सकते हैं कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज। तो ये बुक जो है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज। आप सभी को पता है कि मेलिनोस्की ने मैजिक, साइंस और रिलीजन तीनों को एक साथ जोड़ के और इस पर काफ़ी कुछ स्टडी किया था, तो एंड अदर एसेज में जोड़ के इनकी बुक ही है। सेक्स, कल्चर एंड मिथ, अ डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म। तो ये कुछ बुक ऐसी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम इन्हें ऐसा नहीं है कि हाँ छोड़ सकते हैं कि चलो इसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लें। ये सारी की सारी बुक्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। अब मेलिनोस्की के विचारों की कुछ बात कर लेते हैं। तो मेलिनोस्की व्यक्ति को समाज से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव की आवश्यकताएं ही इनके अध्ययन की केंद्रीय वस्तु है। इन्हें व्यक्तिवादी, प्रकार्यवादी, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्हें व्यक्तिवादी, प्रकार्यवादी भी कहा जाता है, सांस्कृतिक प्रकार्यवादी भी कहा जाता है, और सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है,
इसको आप लोग कट कर दीजिएगा। यहाँ पे इनको व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी तो कहा ही जाता है, साथ में सांस्कृतिक प्रकार्यवादी भी कहा जाता है। इन्होंने इसी को लेते हुए संस्कृति की इन्होंने परिभाषा भी दी है। संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आप सभी को पता है कि थ्योरी ऑफ नीड अर्थात आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया गया है मैलिनोस्की के द्वारा, जिसमें इन्होंने कुछ आवश्यकताओं की बात की है, जिसमें कि मुख्यतः ये प्राथमिक और व्युत्पन्न या द्वितीयक आवश्यकताओं की बात करते हैं। प्राथमिक या जैविकीय आवश्यकताएं जैसे कि हमारे शरीर से रिलेटेड होती है, जैसे कि पोषण है, प्रजनन है, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, शारीरिक आराम, ये सभी के सभी प्राथमिक या फिर जैविक आवश्यकताएं होती हैं, जो कि प्रत्येक समाज में पूरी करनी है। ये एक अति आवश्यक है, इसीलिए इसको प्राथमिक आवश्यकता कहते हैं। व्युत्पन्न या साधक आवश्यकताओं में राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, कानून आदि की जो आवश्यकता हमें होती है वो व्युत्पन्न या फिर साधक आवश्यकताओं में आती है। इसके अलावा एक समन्वयकारी आवश्यकताओं की बात भी ये करते हैं, जिसमें कि ज्ञान, जादू, धर्म, खेल कूद जैसी मानसिक व नैतिक एकीकरण वाली आवश्यकताएं जो देखने को मिलती हैं, जो कि इन्होंने ट्रोबिएंट आइलैंडर्स में देखा था कि उनको किस तरीके से ये जो जादू है, धर्म है, ज्ञान है, इसके द्वारा एक दूसरे से लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो उन्होंने ये एक समन्वयकारी आवश्यकताओं की भी बात की है। इनके धर्म संबंधी विचार की यदि बात करें तो आप सभी को पता है कि इन्होंने धर्म की जो अवधारणा है, इन्होंने ऐसा माना था कि एमिल डर्कहाइम जैसा कहते हैं कि धर्म जो होता है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अर्थात सामूहिक चेतना या एकीकरण का काम करता है। तो मैलिनोस्की डर्कहाइम की बात से सहमत हैं कि धर्म संबंधी विचार में ये मानते हैं कि जो धर्म होता है वो लोगों में एकीकरण की भावना या एकता की भावना या सामूहिक चेतना की भावना को लाता है। तो धर्म संबंधी विचार में ये डर्कहाइम से ये काफ़ी करीब नज़र आते हैं। वहीं पे जादू संबंधी विचार की यदि बात करें तो आप लोगों को पता है कि जेम्स फ्रेजर की जो बुक है द गोल्डन बाउ, ये बुक जो है ये इन्होंने बहुत बार पढ़ी थी। मैलिनोस्की ने, इनकी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, ये हम लोगों ने इग्नू सीरीज़ में सब कुछ बहुत ही डिटेल में समझा है। इनकी जीवनी में ही मैंने बताया है कि इन्होंने जब इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो जेम्स फ्रेजर की द गोल्डन बाउ जो थी इन्होंने बहुत बार पढ़ी थी, और पढ़ते पढ़ते इनका जो रुझान था वो मानव शास्त्र की तरफ हो गया था। तो जादू संबंधी विचारों में ये काफ़ी हद तक जेम्स फ्रेजर से प्रभावित थे, और इन्होंने जादू के बारे में भी अपने कुछ विचार दिए हैं। इन्होंने कहा है कि जादू जो होता है वो विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इनकी घुमा फिरा के कहीं भी देखेंगे केंद्र में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति किस किस से होती है। ये मानते हैं कि जो भी समाज में क्रियाकलाप है या जो भी हमें सामाजिक तथ्य देखने को मिलते हैं वो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ही होते हैं। जादू मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो सफ़ेद जादू जो कि अच्छे कार्यों के लिए की जाने वाली विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं इसमें। वहीं पे काला जादू जो होता है ब्लैक मैजिक, इसमें किसी को क्षति पहुंचाने के लिए की जाने वाली क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, और इसमें सोर्सरी और विच क्राफ्ट ये दोनों जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। अब सोर्सरी जो होता है तो जैसे किसी को मनाने की बात होती है या किसी को अपने वश में करने की बात होती है तो ये सोर्सरी होती है, जबकि विच क्राफ्ट जो होता है वो किसी को क्षति पहुँचाने के, किसी को कष्ट देने के लिए ही किया जाता है। तो इस प्रकार से सोर्सरी और विच क्राफ्ट जो दोनों के दोनों जो हैं वो काले जादू के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैलिनोस्की ने लव मैजिक के बारे में भी बात किया है।
तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लव मैजिक के बारे में भी मेलिनोस्की ने कहा है। तो अगर कभी एग्ज़ाम में ऐसा कोई टर्म आ जाए कि प्रेम जादू या फिर लव मैजिक के बारे में किसने कहा है, तो मेलिनोस्की ने कहा है। मेलिनोस्की धर्म और जादू को पवित्र मानते हैं। यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है और वहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो धर्म और जादू इन दोनों को मेलिनोस्की ने पवित्र माना है, जबकि वहीं पे विज्ञान को इन्होंने अपवित्र माना है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि धर्म और जादू को इन्होंने प्योर माना है, जबकि वहीं पे विज्ञान को इन्होंने इम्प्योर माना है, अर्थात अपवित्र माना है। मेलिनोस्की का प्रकार्यवाद आखिर में क्या कहता है, तो मेलिनोस्की के अनुसार संस्कृति के अंगों द्वारा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जाने वाला योगदान ही उसका प्रकार्य है। तो यहाँ पे आप लोग प्रकार्यवाद की अवधारणा में भी आप लोग ये देखेंगे कि इन्होंने संस्कृति को ही, कल्चर को ही, जबकि इन्होंने थ्योरी ऑफ नीड दिया है और कल्चर की थ्योरी जो दी इन्होंने दी है, तो संस्कृति के द्वारा जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो उसके लिए जो प्रकार्य किया जाता है उसी को इन्होंने माना है कि समाज के लिए वो किया जाने वाला प्रकार्य होता है, या योगदान जो दिया जाता है उसको प्रकार्य कहते हैं। तो इस प्रकार से मेलिनोस्की का प्रकार्यवाद जो है वो ये कहता है। अब कुछ बुक्स के हम लोग फ्रंट कवर पेज देख लेंगे कि आखिर में क्या है। जब हम फ्रंट कवर पेज देखते हैं तो हम लोग के माइंड में एक इमेज बनती है और जिससे हम लोग ईजिली याद कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक बुक देख सकते हैं, इसमें मेलिनोस्की आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेंटर में बैठे हुए हैं, अ डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि उनके बीच ही में बैठे हैं, उन्हीं को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्होंने अपनी डायरी लिखी है। तो अ डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म ये मेलिनोस्की की कृति है। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, सेक्स, कल्चर एंड मिथ, ये भी मेलिनोस्की के द्वारा लिखा गया है। ये बुक जो है ये भी मेलिनोस्की के द्वारा लिखा गया है। ट्रोबिएंड आइलैंडर्स, आप सभी को पता है ट्रोबिएंड आइलैंडर्स किसके द्वारा लिखा गया है, मेलिनोस्की के द्वारा। ये बुक लिखा गया है अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसको आप लोग चाहिए तो थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर ये बुक जो है मेलिनोस्की के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये मेलिनोस्की के द्वारा। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन इन्होंने लिखा है। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस, ये मेलिनोस्की की कृति है। सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, तो ये बुक भी मेलिनोस्की के द्वारा लिखी गई है। ये हम लोग बुक देख रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं इस बुक पे। स्ट्रिक्ट ऑफ द क्या यहाँ पे कुछ तो लिखा है, अच्छा बोलो करके द सॉर्ट ऑफ द डेड करके है ये बुक। तो ये बुक जो है ये मेलिनोस्की के द्वारा लिखा गया है। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक्स, तो ये बुक, यहाँ पे आप लोग ये इमेज देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो है वो मरा हुआ कैसे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये बुक इन्होंने लिखी है। आप लोगों को मैंने ये जो पेजेस हैं वो मैंने ऑनलाइन से ही ढूंढ के निकाला है, तो आप लोग चाहिए तो आप लोग भी थोड़ा इस पे होमवर्क अपना कर सकते हैं। द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज, मेलिनोस्की के द्वारा। द फादर इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी, तो ये बुक बहुत ही डिफरेंट है, इसको मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था। ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की के द्वारा लिखा गया है। तो ये बुक भी आप लोग अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि द फादर इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी, ये बुक मेलिनोस्की के द्वारा लिखा गया है। मेथड ऑफ स्टडी ऑफ कल्चर, कॉन्टैक्ट इन अफ्रीका, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बुक मेलिनोस्की के द्वारा लिखी गई है। द फैमिली अमॉन्ग द एबोरिजिन्स, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, द फैमिली अमॉन्ग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ पेजेस दिखाए हैं। मिथ इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी, ऑलरेडी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। द फैमिली अमॉन्ग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, ऑलरेडी हम लोग इसको जस्ट पहले पिछले पेज पे डिस्कस किए हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ
इमेजेस यहाँ पे मेंशन की हूँ ये इग्नू की इमेजेस हैं और इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कौन कौन से हमारे आवेग होते हैं और उससे क्या कार्य होते हैं कि और उस कार्य के द्वारा किसकी पूर्ति होती है। तो यहाँ पे जैसे कि श्वास क्रिया है तो श्वास क्रिया के द्वारा हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और इससे क्या होता है तो ऊतकों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की समाप्ति होती है। तो इसी प्रकार से भूख है, भूख से भोजन की प्राप्ति होती है, परितृप्ति होती है, प्यास से तरल पदार्थ की प्राप्ति होती है, प्यास बुझाना होता है, काम इच्छा से संभोग होता है और काम की तृप्ति होती है, थकान आराम होता है, मांसपेशियों तथा स्नायु की ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती है, बेचैनी जो होती है ये क्रियाशीलता कार्य जो होता है इसका होता है और इसके द्वारा थकान मिटना होता है पूर्ति, निद्रा आना तो सोना होता है, नई ऊर्जा को लेकर जगना होता है, पेशाब का दबाव तो निकासी तनाव मुक्ति, शौच का दबाव तो मल त्याग और पेट का हल्का होना, भय खतरों से बचाव और विश्राम इसका पूर्ति करता है, पीड़ा जो है वो प्रभावकारी क्रिया द्वारा बचाव करता है और ये कार्य है इसका और सामान्य स्थिति को लौटना जो होता है ये इसकी पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं को बताया है कि आखिर में कौन कौन सी होती हैं, उनके कार्य कौन से होते हैं, उनकी पूर्ति कैसे होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा पूछ देता है कि जैसे श्वास क्रिया जो है उसके द्वारा क्या होती है या उस किसकी पूर्ति होती है, उसका कार्य क्या होता है, या फिर ये पूछ देता है कि उन्होंने कौन कौन सी क्रियाओं की बात की है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 11 पॉइंट है ये, तो ये 11 के 11 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ पे आवश्यकताओं की बात चल रही थी कि इन्होंने मूल आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के बारे में इन्होंने बात की है। तो मूल आवश्यकताओं की यहाँ पे एक तालिका दी गई है, आप लोग देख सकते हैं कि एक चयापचय है जिससे कि भोजन की आपूर्ति होती है, प्रजनन, नातेदारी, शारीरिक सुख, आश्रय, सुरक्षा, संरक्षण, गतिशीलता, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य स्वच्छता। तो ये जो होती है ये मूल आवश्यकताएं हैं और इसके लिए ये सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इसके साथ ही एक व्युत्पन्न आवश्यकताओं की तालिका है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये है व्युत्पन्न अर्थात डेराइव्ड आवश्यकताएं। तो सामाजिक प्रणाली के रूप में मनुष्य के जीवन में कुछ गौण आवश्यकताएं भी होती हैं। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति कुछ अपनी ज़रूरतें पैदा कर लेती है। अभी जैसे कि मूल आवश्यकताओं में है कि अगर मान लेते हैं भूख लगती है या भोजन करना है, मुझे भोजन की आवश्यकता है मूल आवश्यकता में, तो अपने आप ही भोजन तो तैयार नहीं हो जाता है या अनाज अपने से नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से इन सब को पूरा करने के लिए कुछ व्युत्पन्न आवश्यकताएं भी जो हमारी संस्कृति होती है वो पैदा कर लेती है। मैलिनोस्की के अनुसार ये व्युत्पन्न आवश्यकताएं अथवा आदेश हैं। तो इनको एक तालिका दी गई है कि ये आवश्यकताएं, व्युत्पन्न आवश्यकताएं कौन सी हैं और ये प्रतिक्रिया कैसी होती है। तो जैसे कि सांस्कृतिक उपकरणों के अनुरक्षण की आवश्यकताएं होती हैं, अर्थात सांस्कृतिक उपकरणों के मेंटेनेंस की बात हो रही है, तो ये अर्थव्यवस्था के द्वारा होता है। वहीं पे मानव आचरण का नियमन जो होता है कि लोगों को बिहेवियर किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए सामाजिक नियंत्रण की बात होती है। समाजीकरण के लिए शिक्षा माना जाता है और सत्ता का प्रयोग जो है वो राजनीतिक संगठन के द्वारा होता है। तो ये इन्होंने कुछ व्युत्पन्न आवश्यकताओं की बात भी की थी। तो ये जो 3 पेज लास्ट के जो मैंने मेंशन किए थे पेजेस, ये इग्नू से मैंने पेज मेंशन किए थे। हालांकि हम लोगों ने इग्नू सीरीज़ में इन सभी को बहुत ही डिटेल में समझा है। तो दोस्तों ये मेलिनोस्की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।